नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव में हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी महागठबंधन से, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया और कह दिया कि बिहार में ओवैसी का क्या काम, बिहार में वो चुनाव लड़ने क्यों आ रहे। अब हमने तो नहीं पूछा कि राहुल गांधी की मां इटली से आई। ये बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से और इस बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कांग्रेस आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी की, उसका ही नतीजा था कि गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। ओवैसी बार बार महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कभी उन्हें उग्रवादी कहकर दरकिनार कर दिया गया तो कभी उन्हें बाहरी बताकर राहुल गांधी ने 6 सीटें देने से मना कर दिया। अब वही बात इम्तियाज जलील भरे मंच से कह रहे हैं। पहले इम्तियाज जलील का बयान सुनिए, फिर आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कैसे ओवैसी ने अपने अपमान का बदला बिहार में बीजेपी और आरजेडी से लिया। उसमें से हमने कहा कि 6 सीटें हमको दे दो, हम 6 सीटें लड़ लेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वहां पे आके गोटियां खेलते, गिल्ली डंडा खेलते वहां पे आके। कांग्रेस से पूछा तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने भी पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से नहीं आ सकते थे। तो ये महाराष्ट्र के एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 6 सीट मांगी, वो भी 6 सीट इनसे ना दी गई, फिर हमने इनको इनकी असली औकात दिखा दी। ये कह रहे थे कि ओवैसी हैदराबाद से आकर चुनाव बिहार में लड़ेंगे तो क्या मतलब। हमने तो कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी की मां इटली की। तो ये तीखा हमला एआईएमआईएम की तरफ से किया गया। अब ये तो जो अभी हुआ उसकी बात रही, लेकिन कैसे एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन की लुटिया डुबोई, उसे भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जब ओवैसी लगातार महागठबंधन में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। ऐसे में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर साबित हुए। महागठबंधन ने उन्हें जैसे ही ठुकराया, उसके बाद ओवैसी ने सीमांचल की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के वोट काट दिए, खुद 5 सीट निकाल ले गए और महागठबंधन को कई सीटों पर चुनाव हरा दिया। महागठबंधन ने ओवैसी को ठुकराया। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम और ओवैसी को उग्रवादी कहकर गठबंधन ठुकरा दिया। ओवैसी ने कई बार शामिल होने की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस सिर्फ इसलिए नहीं मान रही थी ओवैसी को महागठबंधन में लाने के लिए क्योंकि 6 सीटें देनी पड़ती और कांग्रेस को लग रहा था कि बिना ओवैसी के वो कम से कम सीमांचल की सीटें तो जीत ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम हैं या महागठबंधन के हिस्से में वो सीटें आ ही जाएंगे। लेकिन ओवैसी ने भी फिर दिखा दिया कि वो सीमांचल में कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक यहां से जीते थे, सीमांचल वाले एरिया से। हालांकि 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार ओवैसी को फिर से नया संगठन बनाना था, नए प्रत्याशी बनाने थे और ओवैसी ने फिर से नए प्रत्याशी उतारे और उनके 5 प्रत्याशियों ने फिर से परचम उनका लहरा दिया और सीमांचल में महागठबंधन की लुटिया डुबी। और ऐसे में यह साफ कहा जा सकता है कि सीमांचल में खेल खराब किया अगर किसी ने महागठबंधन का, तो वो एआईएमआईएम और ओवैसी ही थे। सीमांचल में ओवैसी ने खेल खराब किया। 2015 में एकजुट मुस्लिम वोटों से महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 19 सीटें जीती। 2020 और 2025 में एआईएमआईएम के उतरने से यह संख्या घटकर 5 रह गई, जबकि एनडीए को 12 से 14 सीटें मिली। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर सीमांचल में। 2015 में जब ओवैसी का उतना फैक्टर नहीं था
तो वहाँ पर अच्छी खासी सीटें आरजेडी और कांग्रेस ने जीती। लेकिन 20 में जैसे ही ओवैसी आते हैं वहाँ पर महागठबंधन की हालत खराब हो जाती है। 2025 में भी वही हाल होता है और ओवैसी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हैं जो उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है उसका। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? कांग्रेस को। कैसे, ये समझिए। कांग्रेस ने 2020 में मुस्लिम बहुल वाली सीटें जीती सीमांचल में, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए परेशानी बना। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। तो जो कांग्रेस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी 70 सीटों पर चुनाव लड़कर, वही कांग्रेस बिहार में 61 सीटों पर 2025 में लड़ती है और उसके खाते में आती है सिर्फ 6 सीटें। और ओवैसी 19-20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें निकाल ले जाते हैं। तो स्ट्राइक रेट ओवैसी की पार्टी का कितना बेहतरीन रहा, ये आप इससे समझ सकते हैं कि 20 सीटों में हुई ओवैसी 5 सीटें निकाल लेते हैं और कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ने के बावजूद 6 सीटें जीत पाती है। वही बात अब इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन ने ओवैसी को शामिल कर लिया होता तो उनका इतना हाल बुरा ना होता, क्योंकि ओवैसी ने सिर्फ 5 सीटें ही नहीं जीती, कई सीटों पर वोट काटे और उसका फायदा किसे मिला? एनडीए को। एनडीए के जेडीयू, एलजेपीआर और बाकी बीजेपी और जो साथी हैं उनके प्रत्याशियों को। और इससे बीजेपी मजबूत हुई। सीमांचल में बीजेपी का जीतना बता रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ साथ ओवैसी ने वहां पर मुस्लिमों का वोट काट के कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। और जिस ओवैसी को राहुल गांधी ने बाहरी कहा कि हैदराबाद से आकर बिहार में वो चुनाव लड़कर क्या हासिल कर लेंगे, उन्हीं राहुल गांधी को एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने जवाब देते हुए कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी की मां इटली से है, यानी वो भी तो बाहर से है। बाकी एनडीए ने 202 सीटें जीतकर वहां पर सरकार बना ली है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री वहां पर 10वीं बार सत्ता संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी के हिस्से में गृह मंत्री बनने का भी सौभाग्य आया है। और महागठबंधन की हालत खराब है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही, 25 सीटें जीतकर, वो भी 140 सीटों पर चुनाव लड़। बाकी ओवैसी का जलवा सीमांचल में कायम रहा और अब ओवैसी की पार्टी तीखा हमला कर रही है कांग्रेस में। ऐसे में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बातें कही थी कि अब यहाँ के बाद बारी बंगाल की है, क्योंकि जहाँ गंगा जाएंगी वहाँ पर हम पहुँचेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब बंगाल में अपने चुनाव की तैयारियों में लग गई है और ओवैसी का फैक्टर बंगाल में भी बहुत कारगर होगा। देखना होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी किस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस को घाटा पहुंचाते हैं। बाकी इम्तियाज जलील ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।